आज हम विमाओं के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो एप्लीकेशन थी, सबसे पहला अनुप्रयोग जो था वो था हमारे मात्रक पद्धति को भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में बदलना। टू चेंज फिजिकल क्वांटिटी from one system of unit to other। मान लेते हैं कि हमारे कोई फिजिकल क्वांटिटी, कोई भौतिक राशि है Q, और किसी मात्रक पद्धति U1 के अंदर, किसी सिस्टम ऑफ यूनिट U1 के अंदर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका आंकिक मान है N1। तो Q को हम लिखते हैं N1 U1, जहाँ पे N1 न्यूमेरिकल वैल्यू है, U1 यूनिट होगी, यानी कि फर्स्ट सिस्टम के अंदर। इसी तरह से अगर दूसरी मात्रक पद्धति अगर हम ले लेते हैं, यानी कि सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट ले लेते हैं कोई भी, जैसे कि MKS से अब दूसरी बार हम CGS ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसी फिजिकल क्वांटिटी, इसी भौतिक राशि की वैल्यू, उसका मान हो जाएगा N2 U2। अगर हम फर्स्ट मात्रक पद्धति यानी कि फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें और उसके अंदर इसकी डायमेंशन जो है वो है आपके U1 इक्वल टू M1 L1 T1 की पावर A B C, और सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि दूसरी मात्रक पद्धति की बात करें तो इसमें होगी M2 L2 T2 की पावर A B C। जैसा कि हमने पहले स्टडी किया है, पहले पढ़ा है कि ये जो डायमेंशंस होती है A, B और C, ये सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, मात्रक पद्धति पे निर्भर नहीं करती, इसलिए यहाँ पर A, B, C है और इधर भी A, B, C है, भले ही दोनों सिस्टम अलग है, लेकिन जो मास है, लेंथ है, टाइम है, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ये अलग अलग सिस्टम में अलग अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी के अंदर किलोग्राम हो सकता है, किसी के अंदर ग्राम हो सकता है, इस तरह से। तो अगर हम ये वैल्यू इनके अंदर लिखें तो यहाँ पे हमें पता है कि भाई N1 U1 इक्वल टू N2 U2। तो U1 और U2 की अगर हम वैल्यू लिखें तो हमें मिलता है यहाँ पे N1 M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C इक्वल N2 M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। अब अगर हमें किसी मात्रक पद्धति सिस्टम ऑफ यूनिट फर्स्ट के अंदर यानी कि पहली मात्रक पद्धति के अंदर मान दिए हुए हैं और हम उसको दूसरी में पता करना चाहते हैं, दूसरी के अंदर वैल्यू पता करना चाहते हैं, यानी कि फर्स्ट से सेकेंड में जाना चाहते हैं, तो N2 की वैल्यू हमें मिलेगी N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, इसको यहाँ डिवाइड में भेज देंगे, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। तो एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, MKS सिस्टम के अंदर MKS सिस्टम के अंदर बल का जो मात्रक होता है, फोर्स की यूनिट होती है, वो है न्यूटन। तो हमें एक न्यूटन को CGS के अंदर कन्वर्ट करना है, एक न्यूटन को, 1 न्यूटन को हमें कन्वर्ट करना है CGS के अंदर, और CGS में जो ये यूनिट होती है, मात्रक होता है, वो होता है डाइन। तो हमें ये यूज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फोर्स यानी कि बल की विमा चाहिए, डायमेंशन चाहिए। तो बल की विमा जो होती है, फोर्स की डायमेंशन, F इक्वल टू M1 L1 T-2। ये तो यहाँ पे A B C, A की वैल्यू है 1, B की वैल्यू है 1 और C की वैल्यू है -2। अब हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है, तो MKS से हमें जाना है CGS में, MKS टू CGS। तो MKS में M1
L1 T1, CGS में M2 L2 T2, MKS में M1 यानी मास को जो लिया जाता है वो लिया जाता है किलोग्राम में, लेंथ को लिया जाता है मीटर में और इसको लिया जाता है सेकेंड में। CGS के अंदर मास होगा ग्राम में, ये होगा सेंटीमीटर में और आपके ये होगा सेकेंड में। अब बाय फॉर्मूला सूत्र के अनुसार N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। वैल्यूज पुट करते हैं। N1 1 है, M1 किलोग्राम में, किलोग्राम, ग्राम की पावर A यानी 1, मीटर, सेंटीमीटर पावर B यानी 1, सेकेंड, सेकेंड पावर -2। तो सेकेंड से सेकेंड आपके कट आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके जो है केवल 1 मिलेगी, 1 की पावर कुछ भी हो हमें 1 ही मिलेगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, मैंने कहा जैसे कि आपको बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है, यानी कि किलोग्राम को ग्राम में लिखना है, मीटर को सेंटीमीटर में लिखना है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम। तो आपके यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 1000, ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो 1000 की पावर 1। मीटर को सेंटीमीटर में लिखना है तो ये आपके 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 100 मिलेगा पावर 1 और ये आपके 1 ही है। तो आपको N2 मिला, N2 इक्वल टू 10 की पावर 5, ये 10 की पावर 5, यानी कि आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम MKS से CGS में जाओगे तो 1 न्यूटन जो है, एक ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और न्यूटन यूनिट है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू हमें पता करनी थी, जो हमें मिल गई 10 की पावर 5, यानी कि हमें CGS के अंदर जो वैल्यू मिलेगी, यानी कि फोर्स का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 10 की पावर 5 डाइन, यानी कि 1 न्यूटन जो है आपके, 1 न्यूटन जो है वो आपके 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल है। अब अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसी के अंदर हमने MKS से CGS में कन्वर्सन किया, मतलब कि हमने बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट किया। अब हम छोटी से बड़ी में जाते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि 10 की पावर 9 अर्ग, जो कि आपके एनर्जी या वर्क की CGS यूनिट है, तो ये CGS यूनिट है और हमें इससे MKS यूनिट के अंदर जाना है। MKS यानी कि जूल के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। तो वर्क, इसके लिए वर्क या एनर्जी की डायमेंशन हमें पता होनी चाहिए, और वर्क की डायमेंशन जो होती है, वर्क या एनर्जी की डायमेंशन, डायमेंशनल इक्वेशन वो आपकी होती है M1 L2 T-2, यानी कि इसकी डायमेंशन हमें मिलती है A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2 और T इक्वल टू -2। अब हमें CGS से MKS में जाना है, तो ये CGS, ये MKS। CGS में M1 L1 T1, M2 L2 T2। CGS में ग्राम, सेंटीमीटर और सेकेंड। MKS में किलोग्राम, मीटर और ये सेकेंड। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग N2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। तो ये हमारे फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो N1 न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है 10 की पावर 9 को कन्वर्ट करना है, तो 10 की पावर 9। M1 की वैल्यू आपके ग्राम में है, ये ग्राम डिवाइड बाय किलोग्राम की पावर A1। L1 जो आपके होगा सेंटीमीटर डिवाइड बाय L2 यानी कि मीटर, तो ये आपके हो जाएगा मीटर की पावर 2 और सेकेंड अपॉन सेकेंड की पावर -2। तो ये आपके अगेन 1 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड से सेकेंड कट गया, तो 1 की पावर कुछ भी रखे, 1 की साथ कुछ भी रखे, एक ही मिलेगा। तो 10 की पावर 9, जैसा कि हमने कहा
हमेशा लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करे, बड़ी को छोटे में कन्वर्ट करे, तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, न कि ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो इस कंडीशन में ये आपके हो जाएगा 1000 ग्राम, ये ग्राम। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें तो ये हमारे मीटर को कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर की पावर 2 सेकेंड अपॉन सेकेंड इस -2। अगर आप इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो आपको मिलते हैं 1/1000 किलोग्राम। तो वापस किलोग्राम से किलोग्राम कट हो जाएगा, तो अगेन 1/1000 ही मिलेगा। यहाँ पे अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1/100 मिलेगा, जो मीटर से मीटर कन्वर्ट हो जाएगा तो कट हो जाएगा, तो 1/100 ही मिलेगा। यानी कि आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप किसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपके मिलेगा 10⁹ अपॉन 10⁻3 1/100 यानी 10⁻2 इसका स्क्वायर। तो ये मिला आपके 10⁹ डिवाइड बाय 10⁻3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻2 यानी 10⁻4। तो 4 + 3 यानी कि 7, 10⁹ डिवाइड बाय 10⁻7, ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे 10⁹ इंटू 10⁻⁻7, और ये आपके हो जाएगा 10⁻9 - 7 यानी 10⁻2। तो मतलब 10⁻9 अर्ग जो है आपके इक्वल होता है 10⁻2 जूल के। ये तो इस तरह से आप कन्वर्जन करते हैं। तो लास्ट टॉपिक के अंदर हमने फिजिकल डायमेंशन या फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना सीखा डायमेंशन की हेल्प से। तो डायमेंशन के हेल्प से हमने किया, जैसे कि हमने फोर्स को कन्वर्ट किया था न्यूटन से किलोग्राम में। एक और शॉर्ट मेथड है, लेकिन उसके लिए आपको यूनिट्स को किलोग्राम यूनिट्स को MKS के अंदर लिखना पड़ता है। तो आपको यूनिट को SI के अंदर शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, लेकिन ये होती है आपके किलोग्राम मीटर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर। ये अगर मैं इससे CGS में जाना चाहता हूँ तो CGS में जाए तो 1 किलोग्राम मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना, यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होंगे, 1000 ग्राम। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर, और सेकंड को सेकंड ही रखना है, तो ये आपके हो जाता है 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम कहते हैं डाई। तो इस तरह से आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इस तरह से ये यूनिटें जो है पता होनी जरूरी है। अब हमारे जो सेकंड एप्लीकेशन है, दूसरा अनुप्रयोग, उस एप्लीकेशन के अंदर हम देखेंगे कि हमारा फिजिकल क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला जो है डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, यानी कि विमीय रूप से वो सही है कि नहीं है। तो डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन यानी विमीय समांगता का सिद्धांत, इसका उपयोग करते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है तो उसके सभी टर्म्स यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के सभी पदों की विमाएं जो है समान होती है। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ पे फोर्स है और यहाँ पे mv² डिवाइड बाय r है, जहाँ पे v वेलोसिटी यानी वेग है। तो यहाँ पे ये f जो है ये अभिकेंद्रीय सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल। और ये हमने टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल का सूत्र लिखा है 2π√L/g, जहाँ पे g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण है। तो इसमें देखते हैं, तो विमीय समांगता के सिद्धांत से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की डायमेंशन इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल है तो वो डायमेंशनली करेक्ट है, यानी विमीय रूप से वो सही है। तो यहाँ पे F की विमा होती है m1 L1 T-2 इक्वल मास, इसकी डायमेंशन m1, वेलोसिटी इसकी डायमेंशन होती है L1 T-1 और इसका स्क्वायर, r यानी कि रेडियस है, दूरी है, डिस्टेंस ही है, तो इसकी डायमेंशन होगी L1।
ये स्क्वायर होने की वजह से डायमेंशन हो जाएगी m1 L2 T-2 और ये L1, एक L1 से एक L1 कट जाएगा, आपके मिलेगा m1 L1 T-2। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड की डायमेंशन इक्वल आई, सेम आई, अर्थात मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है, विमीय रूप से सही है। अब इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो टाइम पीरियड यानी कि इसकी डायमेंशन होती है m0 L0 T1, आवर्तकाल 2 पाई नंबर है, तो इसकी कोई डायमेंशन कोई विमा होती नहीं है, तो ये आपके हो जाएगा अंडर रूट में लेंथ L1। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गुरुत्वीय त्वरण, इसकी विमा होती है L1 T-2। L1 से L1 आपके कट हो गया, मिला आपके -2 ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट T⁻²। तो अंडर रूट स्क्वायर रूट होने की वजह से, वर्गमूल होने की वजह से ये पावर हट जाएगी, यानी कि यहाँ पे मिला T और इधर भी आपकी केवल T है, तो डायमेंशन सेम आई। तो हम डायमेंशंस के जो एप्लीकेशंस थे, यानी कि विमाओं के जो अनुप्रयोग थे, उसके लास्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं, अंतिम अनुप्रयोग। इसमें हमें एक फॉर्मूला डेराइव करना है, यानी कि सूत्र की स्थापना करनी है। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, एक तार है, एक वायर है जो स्ट्रेचेड है, यानी कि तना हुआ है बिल्कुल, और इसको खींच के छोड़ा जाता है, तो इसमें वाइब्रेशंस होते हैं, कंपन होते हैं। तो इन कंपनों की आवृत्ति जो है, फ्रीक्वेंसी जो है n, वो निर्भर करती है इसकी लंबाई, डिपेंड करती है इसकी लेंथ पे, लंबाई पे, इसके अंदर टेंशन फोर्स यानी कि तनाव बल कितना है T उस पे, और इसके प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान यानी स्मॉल m, स्मॉल में इक्वल टू कैपिटल M डिवाइड बाय L, इन पे। तो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हमें जो है इसके लिए फार्मूला डेराइव करना है, यानी कि सूत्र की स्थापना करनी है। तो हमें नहीं पता कि इसके फॉर्मूले के अंदर, इसके सूत्र के अंदर ये टर्म आएगी तीनों, लेकिन ये किस स्थान पर आएगी, यानी कि इनकी घाते क्या होगी, पावर क्या होगी, डिवाइड में होगी, मल्टीप्लाई में होगी, स्क्वायर रूट होगा। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि ये n जो है प्रोपोर्शनल है L की पावर x, T की पावर y और m की पावर z के। प्रोपोर्शनलिटी का निशान, समानुपाती का निशान हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं k, L की पावर x, T की पावर y, m की पावर z। तो हमें इन x, y, z की वैल्यू निकालनी है, ये पावर्स निकालनी है, कि ताकि हमें पता चल सके कि इसके सूत्र में ये कहाँ पे आएंगे, इसके फॉर्मूले में ये कहाँ एग्जिस्ट करेंगे। तो k कांस्टेंट हमने माना है, इसके डायमेंशन हमें नहीं इसकी डायमेंशन नहीं है कोई भी, इसलिए हम इसको ऐसे ही रख देंगे। तो अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन यानी विमीय समांगता के सिद्धांत के अनुसार n यानी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, इसकी विमा होती है m0 L0 T की पावर -1। L यानी लेंथ, लंबाई, इसकी विमा होती है L1 की पावर x। T यानी टेंशन फोर्स, बल है तो बल की विमा होगी आपके m1 L1 T-2 की पावर y। m यानी मास पर यूनिट लेंथ, द्रव्यमान प्रति एकक लंबाई, इसकी विमा होगी m1 L-1 इसकी पावर z। अगर हम इसको अरेंज करें तो ये हमें मिलेगी Lx my Ly T-2y। तो इसको सरल करने पर हमें ये चीज़ मिली। अब हम इनका कंपेयर करें, इनकी तुलना करें अगर हम, तो हमें y + z ये हमें मिलता है 0 के इक्वल,
एक्स प्लस वाई माइनस जेड 0 के इक्वल, -2y इक्वल -1। तो इससे मुझे y की वैल्यू मिलती है एक्स वाई जेड, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू 1/2। y की वैल्यू 1/2 यहाँ पे लिखते हैं तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो z की वैल्यू मिलेगी -1/2। यहाँ पे y की वैल्यू 1/2, z की वैल्यू -1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2, 1/2 1, और इधर जाके आपकी वैल्यू हो जाएगी -1, यानी x की वैल्यू मिलेगी -1। यानी कि इन तीन इक्वेशंस, इन तीन समीकरणों को हल करके हमने x, y, z की वैल्यूज़ फाइंड की। अब ये वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशंस के अंदर लिखता हूँ तो मुझे मिलता है n = k l⁻x यानी कि -1, t की पावर y यानी 1/2, m⁻z यानी -1/2, और n = k, पावर -1 है नीचे आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट में हो जाएगा, प्लस 1/2 है तो ये ऊपर रहेगा, -1/2 है तो ये नीचे। तो ये हमें फॉर्मूला मिलना। अब ये डायमेंशंस की लिमिटेशंस है, विमाओं की सीमा होती है कि भाई कि वो इस k के बारे में जानकारी नहीं देता है कि ये k क्या होगा। यहाँ पे इस सूत्र में इस k की वैल्यू होती है 1/2। तो इस तरह से हम फॉर्मूला डेराइव करते हैं।